चलो क्वेश्चन नंबर 15. Ajela Private Limited is negotiating to sell their business to a public limited company. The following is the summarized extract of balance sheet as of 31st March 2019 of Ajela Private Limited. Valuation of shares and goodwill के मेजर जो सम्स है ना वो DVM में ज्यादा, ये कॉमन टॉपिक है DVM और CFR. DVM में भी क्योंकि वैल्यूएशन वाला तो सब्जेक्ट वही आता है, तो इन दोनों का कॉमन टॉपिक है. लेकिन CFR में भी इसके क्वेश्चन आते हैं. जिसका पहले वाला सम सॉल्व किया था वो CFR में आया, अब ये फेयर वैल्यू वाला सम, ठीक है. लेकिन जो बाकी के मेजर सम से वो DVM में जाता है, तो भूल मत जाना. DVM का पेपर का टाइम पे भी ये रिवाइज करके जाना ये टॉपिक को. Okay, capital 1000 share of 1000 each. Reserve, fixed asset less depreciation, current asset less current liability. यानी कि long term liabilities है ये. Profit of Ajela Private Limited for the first 5 years. For the 5 years it has been in existence after eliminating the extraneous or non-recurring dates and credits are 190, 230, 215, 340 and 375 respectively. 5 साल का प्रॉफिट दिया जब भी कंपनी फॉर्म हुआ वहां से लेके 5 साल. प्रॉफिट में क्या बोला है कि आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रानियस और नॉन रिकरिंग डेट्स एंड क्रेडिट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, तो जो भी एक्स्ट्रानियस नॉन रिकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है वो सब हमने प्लस माइनस करके ही है. तो जो काम एक्चुअली अपने को करना था वो हमने पूरी कर लिया, ठीक है. तो अपना काम थोड़ा कम हो गया. A return of 20% per annum on the capital employed is considered to be reasonable in this particular business, and it is expected that future requirement as to capital will not vary materially from the capital employed as on 31st March. ये जो लास्ट टाइम देखा ना, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जैसे मैंने तुमको एवरेज के टाइम पे मैंने बताया था कि हम लोग प्रॉफिट 1 साल का रहता है, उसे अपन कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 1 सिंगल डे. तो वो एक दिन का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो चेंज होगा ना ओवर द इयर्स. प्रॉफिट अगर एफएनपीए फ्यूचर वाला है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी फ्यूचर वाला रहेगा, ठीक है. तो इसके लिए अपन एवरेज निकालें कि ईयर के बिगिनिंग में कितना था, एंड में कितना था, तो एवरेज क्या था, ठीक है. तो सेम पॉइंट यहाँ पर वो बता रहे हैं. वो क्या बता रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर रिक्वायरमेंट एज टू कैपिटल विल नॉट वेरी मटेरियल, चेंज नहीं होगा, ठीक है. From the capital employed as on 31st March, जो 31st March का capital employed है, that will continue even in future. That will not change, that will not vary. ठीक है, vary यानी कि change, तो वो change नहीं होने वाला है. तो उसका मीनिंग कि जो closing capital employed है उसी को बेस बना के हम लोग को आगे का वर्किंग करना है. यानी कि ये सब में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है. डायरेक्टली बोलने की जगह पे बोलने ये लाइन दिया है जिसका मीनिंग तुम लोग को पता रहना चाहिए. समझ में आया? Ignoring any extraneous factor that may affect the position, suggest the amount that should be reasonably be paid to private company for goodwill, therefore to be acquired for purchasing the company. Given details of how you work out this amount by assuming 3 years purchase of value to goodwill, but capital employed may be considered for this purpose. तो 3 years purchase हम लोग को लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर कर दूंगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना. कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर प्रॉफिट में यूज होता है, ठीक है. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 3 years का परचेस फाइंड करना. सब कुछ दे दिया. पहले अपन क्या करेंगे, 5 साल का प्रॉफिट दिया नहीं, बीच में 1 साल का कम हुआ 450 हुआ, तो अपने को सिंपल एवरेज लेना, ठीक है. तो पहला स्टेप आएगा सिंपल एवरेज. ईयर वाइज प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली एवरेज आ जाएगा. फ्यूचर रिलेटेड भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह, रीवैल्यूएशन ही दिया, ठीक है. तो असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% रिटर्न्स बोला है, तो नॉर्मल प्रॉफिट वो एवरेज प्रॉफिट वो एफएमपी है, सुपर प्रॉफिट वो गुडविल आ जाएगा. कुछ है ही नहीं समझ. होमवर्क दे दूं?
होमवर्क ठीक है। उसके पहले वाले सब में आ जाओ 14 सब। से 15 मार्क। हाँ 15 मार्क सी में 5 जून 50। The following is the balance sheet of N Limited as of 31st March 2015. 4 lakh equity share of rupees 10 each fully paid, 40 lakhs है, goodwill है 4 lakh। बाकी का सब तुम लोग के अभी दूसरे पेज पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे पेज पे गुडविल का वैल्यू लिख के रखो 4 लाख हो जाएगा। 13.5% reduction preference share of 100 each fully paid. General reserve P&L account, bank loan secured against fixed asset, bills payable creditors. अब वो secured है या unsecured उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट दोनों का सेम। Building machinery, furniture, vehicles, investment stock, debtors, bank, preliminary expenses. Return on capital employed is 20% in similar business. Fixed asset are worth 30% more than book value. Stock is overvalued by 1 lakh. Debtors are reduced by 20,000. Trade investment, which constitute 10% of total investment, are to be valued at 10% below cost. Trade investment were purchased on 1/4/2014. 50% of non-trade investment were purchased on 1/4/13 and rest on 1/4/12. Non-trade investment yield 15% returns on cost. In 2012-13, machinery costing ₹2 lakh was purchased but wrongly charged to revenue. This amount should be adjusted taking depreciation of 10% per year on return down value. In 2013-14, furniture with book value of 1 lakh was sold for ₹60,000, which was one-time disposal. For calculating goodwill, 2 years purchase of super profit based on simple average profit of last 4 years are to be considered. Profit of last 4 years are 4 साल का profit दिया है. Additional depreciation provision at the rate of 10% of the increased value of plant and machinery alone may be considered for arriving at the average profit. Preference dividend has been paid till date. Find out the intrinsic value of equity share, given that income tax and dividend tax is to be found. अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने कौन से सब में कवर कर लिया है? टेन एडजस्टमेंट ऊपर नीचे किया, बाकी सब एडजस्टमेंट से। क्वेश्चन नंबर 10 में जो न्यू मशीन खरीदा, तो सेकंड पॉइंट में स्टॉक ओवर वैल्यू, डेटर्स रिड्यूस, फर्नीचर सेल हुआ है। थर्ड पॉइंट में फिक्स्ड असेट 5% मोर देन बुक वैल्यू और सिर्फ मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। पॉइंट नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट दिया। पॉइंट नंबर 5 में 5 और 6 ये सब में एक्स्ट्रा है। 14 वाले सब में पॉइंट नंबर 5 एंड 6 नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% का एनआरआर, प्रॉफिट दिया है 3 साल का, वहां पे 4 साल का दिया, टैक्स रेट दिया, ठीक है। तो पूरा सम से ये भी होमवर्क है।
17 1 बजे लंच ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हाँ पेज नंबर 50। ये होमवर्क नहीं है, ये करना है। अच्छा, वरना तो मैं यही सोच के किया था सर होमवर्क करेंगे तो आराम से रीडिंग। Okay. From the following information, calculate the fair value of liquidation. अब देखिए सिंपल कराइए पूरा start to end. 4 lakh equity share of 10 each rupees 8 paid. 8 paid. 7 lakh equity share of 5 each fully called up. Calls in arrears rupees 2 on 2 lakh shares. ठीक है, तो एक शेयर उस पर कॉल करना बाकी है, दूसरा शेयर इस पे कॉल से कर दिया। ठीक है, और 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड। रिजर्व्स ऑफ द 73,76,000 टैंजिबल फिक्स्ड असेट 3 लाख। ये ध्यान से रीड करो, इस पे ट्रैप है, अगर वो तुमने ध्यान से रीड नहीं किया तो सम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, रिजल्ट भी समझ कुछ बाकी नहीं समझे। Tangible fixed asset 3 lakh. 50% of tangible fixed asset are found undervalued by 50% of market value. 50% of remaining are found overvalued by 50% of market value. तो 50% undervalued है, 50% overvalued है, तो इफेक्ट नलीफा हो गया ना। क्लियरली वर्ड है tangible, तो गुडविल का कनेक्शन नहीं है, tangible का सिर्फ वैल्यूएशन कितना आएगा यही यहाँ पे। हाँ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन एक का डेप्रिसिएशन का सेविंग आएगा और उतना ही दूसरे का इंक्रीमेंटल आएगा, तो वो इफेक्ट जीरो हो गया। यही ट्रैप है, यही ट्रैप। ध्यान से रीड करो। 50% of tangible assets are found undervalued by 50% of market value, and 50% of remaining are found overvalued by 50% of market value. यही ट्रैप है, दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है, अलग अलग है। एक 50% से अंडर वैल्यू हुआ है, 50% से ओवर वैल्यू हुआ है, लेकिन दोनों का जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का अमाउंट आएगा वो अलग अलग आएगा। पहली बार में क्लिक नहीं होता रीड करने, उसके लिए बोला कि ध्यान से रीड करो वरना रिजल्ट बताएगा क्या गड़बड़ है। जो ओवर वैल्यू हुआ है उसका अमाउंट तो 150 और उसके ऊपर ओवर वैल्यू रहेगा। ओके उसका 50% और 150 और उसके नीचे मतलब। अच्छा मैं कह दिया। हाँ 75 ओवर वैल्यू है 25। ओके अच्छा मैं सिंपल दोनों पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस पर से दोनों को हिंट मिलेगा। ये जो 50% अंडर वैल्यू हुआ 50% ओवर वैल्यू हुआ, वो 50% किसका? मार्केट वैल्यू का, बुक वैल्यू का नहीं। तुम लोग वो सब कैलकुलेट कर रहे हो बुक वैल्यू। It is undervalued by 50% of market value, overvalued by 50% of market value। तो मार्केट वैल्यू तो पता ही नहीं है, वो अपने को फाइंड करना है।
तो अगर तुम लोग 3 लाख पे 50% ऐड करोगे 50% माइनस करोगे वो गलत है, तुम बुक वैल्यू पे अप्लाई कर, वो 50% मार्केट वैल्यू पे बोला, समझा? तो ये ट्रैप है, ये क्लिक नहीं होता तुरंत, इसको ध्यान से सोचना पड़ता है तभी जाके क्लिक होता है। ओके, इसका वर्किंग नोट अपने को बनाना पड़ेगा, बाद में जब ये सम स्टार्ट करेगा तभी बनाते हैं। 10% of investment face value rupees 80,000 rupees 1 lakh. Of the investment 10% are trade and balance are non-trade. All trade investment are to be valued at 10% below cost. ये adjustment पहले भी आया था, same. External liabilities are 10 lakhs. Expected future maintainable profit before tax 25 lakh 59,000. डायरेक्टली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे दिया, एफएमपी बिफोर टैक्स, सिर्फ टैक्स माइनस करना तो अपना काम हो गया। तो अगर ये लोग बोले कि एफएमपी बिफोर टैक्स यानी कि उन्होंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सेविंग एंड डेप्रिसिएशन सब कुछ कंसीडर कर लिया रहेगा ना, उसके बाद में एफएमपी आता है ना, ठीक है? ये सब एडजस्टमेंट हो गया, डायरेक्टली एफएमपी दिया है जिसका आपने को आगे यूज करना है, नहीं इसमें कोई ट्रैप नहीं है, जो है वो डायरेक्टली यूज करना है। Okay. Rate of tax 30%, ignore corporate dividend tax. Normal rate of earning 9%. ठीक है? आज ऑफलाइन लेक्चर इसके लिए मजा आया, वरना ऑनलाइन लेता तो तुम लोगों ने पूछता, कुछ लोग आंसर देते, कुछ लोग आंसर नहीं देते और सब निकल जाता। वैसे भी मन नहीं है। ओके चलो, है ना यार? वही देख रहा हूँ। 5 जून। चलो अभी पहला मेन ये जो ट्रैप है उसको क्रैक कर देते हैं, टेंजिबल एसेट्स। ओके, टेंजिबल एसेट्स में देखो, तो बोल रहे हैं कि टेंजिबल एसेट है 3 लाख, उसका 50% वो अंडर वैल्यूड है बाय 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, और रिमेनिंग 50% वो ओवर वैल्यूड है बाय 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है? टेंजिबल एसेट 3 लाख है, उसका 50% यानी कि 1,50,000 कॉस्ट, रिमेनिंग 50% यानी कि 1,50,000 का कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि बुक वैल्यू डब्ल्यूडी, ठीक है? पहला जो 50% है वो तो बोले कि मार्केट वैल्यू का 50% से अंडर वैल्यू, undervalued by 50% of market value, ठीक है? मार्केट वैल्यू पता नहीं तो लोग 1/50 पे 50% ले नहीं सकते, तो जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा assuming x, उस पे से 50% माइनस करो, ठीक है? तो तुम लोग को मिलेगा 1,50,000। ये जो है वो 50 है, 100 कितना है? यस, 3 लाख में। और रिमेनिंग जो 50% है वो तो बोले कि आर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू रहेगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है,
वो मार्केट वैल्यू में अगर मैं 50% माइनस करता हूँ, फिक्स्ड असेट्स आर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 50% मार्केट वैल्यू, अंडर वैल्यू यानी कि वैल्यू कम कर, तो मेरे बुक्स में जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के कंपेयर में 50% कम है। मेरे बुक्स में जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के कंपेयर में 50% अंडर वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू कितना है वो मुझे पता नहीं, उसमें से अगर मैं 50% कम कर दूं, 50% किसका, बुक वैल्यू का नहीं, मार्केट वैल्यू, तो 50% ऑफ मार्केट वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मेरा बुक वैल्यू मिल जाए, बराबर। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू 100 एज्यूम करूं तो उसका 50% यानी कि 50 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। अब ये तीन में से मुझे कोई भी एक अमाउंट अगर पता है तो मैं बाकी का निकाल सकता हूँ, तो मुझे बुक वैल्यू पता है ना, ठीक है, वो है 1,50,000, तो ये 50 वो 1,50,000 है, तो ये 50 कितना और 100 कितना, ये 150 आएगा और ये होगा 3 लाख, यानी कि ये 1,50,000 का रिमाइंडर अमाउंट इज 3 लाख। अभी देखो 3 लाख का 50% इज 1,50,000 जो इसका बुक में वैल्यूएशन, 50% लेस देन मार्केट में। समझ में आया, मस्त था ना। ओके, अभी सेम लाइन पे ओवर वैल्यूड का वर्किंग करना है। तो अगर मार्केट वैल्यू 100, तो इसका वैल्यूएशन कितना हो रहा है कि इट इज ओवर वैल्यूड बाय 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 50% ऐड करो तो बुक वैल्यू मिलेगा जो आएगा 150, ठीक है, 150 इज 1,50,000, तो ये कितना और ये कितना, 1 lakh। ओके, तो ये जो 1,50,000 है इसका मार्केट वैल्यू इज 1 लाख, so that is revalued amount of this 50% fixed asset और इसका revalued amount is 3 lakh, so 3 lakh plus 1 lakh 4 lakhs, ये आएगा overall revised value of asset। मस्त है ना, ओके। पहले तो इफेक्ट ही नहीं दे, बोले 50% बढ़ाना है तो फिर कम करना है, छोड़ दो। तो डायरेक्टली 3 लाख है।
चलो अभी एफएनपी अपने को दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपने को, और अपने को फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। सब में गुडविल का वैल्यूएशन है ही, बराबर, गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है। अगर गुडविल का वैल्यू नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर के लिए तो ट्रेड एज वेल एज नॉन ट्रेड दोनों इन्वेस्टमेंट अपन देते हैं ना, बराबर है ना। गुडविल में अपने को ट्रेड नॉन ट्रेड को बाइफरकेट करना पड़ता है, यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली अपन वैल्यूएशन ऑफ शेयर का ये वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। But sir, trade investment valued at 10% below cost. हाँ, वो डायरेक्टली अपन वो कैपिटल एम्प्लॉयड में 10% कम करके दे देंगे। हाँ, वैसे लेकिन अपने को नॉन ट्रेड भी इंक्लूड करना ही है, तो उसपे से वो बाइफरकेट करके जो पूरा चार्ट बना के तुम कर रहे थे, ट्रेड इतना, नॉन ट्रेड इतना, नॉन ट्रेड में 50-50% इनकम कौन से साल में मिला वो चेक करो, वो सब उतना जरूरत नहीं है। गुडविल रहता तो वो सब करना पड़ता, ठीक है। और सेकंड पार्ट के वो एफएनपी डायरेक्टली अपने को दे रही है, तो उस पर हमने ऑलरेडी वो नॉन ट्रेड का इनकम वगैरह माइनस कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, fair value of assets, और tangible assets पहला, और calculating 32 lakhs plus 31 lakhs plus 10 lakhs plus 73 lakhs 76,000, 73 76 कितना होगा? 1,46,76,000. और 3 लाख कैसे दो? 1 लाख यहाँ पे अपन असेट साइड अप्रोच फॉलो नहीं कर पाए। देखो मैं तुमको बताता हूँ, लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहला पॉइंट। 4 लाख शेयर 10 रुपए का है, 8 रुपया पेड, तो 4 लाख इंटू 8 32 लाख उसका वैल्यू हुआ। 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5H है, उस पे 2 लाख शेयर पे 2 रुपए का कॉल, तो 7 लाख शेयर इंटू 5 यानी कि 35 लाख। 35 लाख में से 2 लाख इंटू 2 4 लाख माइनस किया तो 31 लाख पेड है। तो 32 पहले का पहला इक्विटी शेयर, 31 दूसरा इक्विटी शेयर, बराबर। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर है 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख, ठीक है। तो वो 10 लाख ऐड करेंगे। उसके बाद में रीजनल सरप्लस दिया है 73 लाख 76,000, तो वो ऐड करेंगे, तो टोटल आता है ये 1,46 लाख 76,000। असेट्स में उन्होंने टैंजिबल एसेट बताया 3 लाख का बुक वैल्यू,
वही पॉइंट में इन्वेस्टमेंट बताया 1 लाख तो 4 लाख हो, और एक्सटर्नल लायबिलिटी बताया 10 लाख। मैच ही नहीं हो रहा है, इसके आसपास भी कहीं पे नहीं है। ये 1 करोड़ में हो तो 4 लाख है। तो असेट अपने को कंप्लीट दिया नहीं, तो अपने को कंपल्सरी लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करना। ठीक है, नहीं ये लगेगा क्योंकि जो प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन वो अपने को लेना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन। ये वर्किंग नोट तो करना ही पड़ता, लायबिलिटी साइड अप्रोच रहता तो। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से स्टार्ट नहीं होगा, लायबिलिटीज से स्टार्ट होगा। तो पहला इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच दिया है, 4 lakh equity shares of ₹10, rupees 8 paid. $32 lakhs. उसके बाद में 7 lakh equity share of 5 inch, ये इनर कॉलम में देना पड़ेगा 35 lakhs. There is calls in arrears, 4 lakh share paid 2 rupees, 4 lakh. $31 lakhs. हम लोग ये इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रेफरेंस शेयर को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ क्या? नहीं होगा। ठीक है, वहां पे अपन क्या करते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर, तो ऑटोमेटिकली क्या बचता है, इक्विटी प्लस रिजर्व। ये दो को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ अपने को इक्विटी और रिजर्व लेना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी अपने को माइनस ही करना, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। पॉइंट समझा? ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर छोड़ दो, रिजर्व सरप्लस 73,76,000। इसके अलावा जो असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हुआ, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन असेट साइड अप्रोच से फॉलो करते हैं तो अपन फेयर वैल्यू ऑफ असेट लेते हैं, बुक वैल्यू नहीं। तो अगर असेट का वैल्यू बढ़ा तो एनए बढ़ेगा, असेट का वैल्यू कम हुआ तो एनए कम होगा। ठीक है, तो वो जो वैल्यू बढ़ा या कम हुआ वो अपने को प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टैंजिबल, टैंजिबल का जो बुक वैल्यू है वो 3 लाख, और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 3 लाख प्लस 1 4 लाख है। तो 1 लाख रुपए का गेन है, वो अपने को यहाँ पे ऐड करना है। समझ में? क्वेश्चन है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट हमने बोला था, तभी हमने बोला कि वो दिया है तो अपन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो अपन इफेक्ट दे रहे हैं ना वो डेप्रिसिएशन का नहीं दे रहे, रीवैल्यूड अमाउंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपया बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 3 प्लस 1 4 लाख, तो 1 लाख रुपए का वैल्यू बढ़ गया, तो वो 1 लाख रुपया अपने को यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। अगर असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एनए बढ़ेगा। आया समझ में? ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ tangibles. Book value 3 lakh compared with market value 3 lakh plus 1 lakh. So 1 lakh का गेन ऐड हो,
ठीक है। उसके अलावा अपने को इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड है दोनों को इंक्लूड करना ही, तो उसके रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो अपने को कंसिडर करना है। तो क्या इफेक्ट आ रहा है देखो, 10% इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 80,000, उसका कॉस्ट है 1 लाख, 1 लाख रुपीज अपना बुक वैल्यू। ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट 10% आर ट्रेड एंड बैलेंस आर नॉन ट्रेड। ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। तो फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है, ट्रेड नॉन ट्रेड मिला के वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? 10% बिलो कॉस्ट, यानी कि वैल्यू अपने को 10% से कम करना है। तो वो एक ही फैक्टर है जो अपन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। जो नॉन ट्रेड है उसका वैल्यूएशन बताया नहीं, तो जो वैल्यू बुक वैल्यू है वो उसका मार्केट वैल्यू है, तो उसमें वैल्यूएशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वैल्यू कम हो रहा है तो अपन लेस करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, सॉरी 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 ये आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू, और उसको अपने को कम करना है बाय 10% बिलो कॉस्ट। कॉस्ट में 10% कम करने को, तो इसमें जैसे वो ट्विस्ट डाला था कि मार्केट वैल्यू का 50% था, जैसे कि मार्केट वैल्यू का 10% नहीं बोला, कॉस्ट का 10%, ठीक है। तो इनटू 10% रिडक्शन, ठीक है। तो 1,000 रुपया वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। 1 लाख का 10% 10,000 का ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10% से कम करने को बोला, तो 1,000 रुपया कम हो रहा है। चलो अभी अपने को पॉइंट नंबर 6 में बोला एक्सटर्नल लायबिलिटीज 10 लाख, तो कुछ करना है क्या आगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी 10 लाख, नहीं करना है, ऐसे करने का लाइब्रेरी है। अपन लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करें। असेट साइड अप्रोच में जो ले लिया ना वो लायबिलिटी साइड अप्रोच में नहीं लेना, तो असेट साइड अप्रोच में अपन लायबिलिटीज माइनस करते ही, तो यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो अपने को मिलेगा NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। अभी ये वैल्यू में अपने को ऐड करना पड़ेगा नोशनल कॉस्ट, शेयर फुल्ली पेड नहीं, ठीक है। ये पार्टली पेड शेयर, तो अपने को नोशनल कॉल वगैरह ऐड करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर्स का क्या करना है ये अपने को थोड़ा सोचना है, तो ऐड करो नोशनल कॉल। ये जो NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ये अपन असेट साइड अप्रोच अगर फॉलो कर रहे हैं, तो असेट साइड अप्रोच में ये अपने को कैसे मिलता है, तो पहले अपन लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसमें से माइनस करते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अपने को मिलता है NA फॉर इक्विटी शेयर। तो जो हमने यहाँ पे लिया वो हमने यहाँ पे नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं दिया, असेट्स नहीं दिया, लेकिन असेट्स बुक वैल्यू की जगह पे फेयर वैल्यू अपन लेने वाले थे, तो उसका इफेक्ट हमने दे दिया, ठीक है। तो अपना यही आंसर यहाँ पे मैच हो आया, समझ गए, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि कुछ वो ऐसा माइंड में गेम चलते रहता कि ये कैसे आया समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, तो नोशनल कॉल अपने को ऐड करना है 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 से 8 पेड,
तो नोशनल कॉल आएगा 4 लाख शेयर पे 2 रुपए का 8 लाख। अब यहाँ पे 7 लाख शेयर है, 7 लाख शेयर है 5 रुपए का। और 7 लाख शेयर है 5 रुपए का, और वो फुल्ली कॉल्ड अप है। सबने क्लियरली बोला कि फुल्ली कॉल्ड अप। सिर्फ 2 लाख शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर 2 रुपया कलेक्ट नहीं हुआ, ऑल सिनेरियोस पर। अब प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रख के इसका 2 पॉसिबिलिटीज जनरेट होता है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अपन ये लोग को रिमाइंडर भेजेंगे कि आपका 2 रुपया बाकी है, पे करो। नहीं पे किया तो लोग आपका शेयर फॉरफिट करें, कैंसिल हो जाए। अगर फॉरफिट हुआ तो उसको वापस कंपनी का ऑप्शन है कि उसको री इश्यू कर सकते हैं, या तो उसको परमानेंटली कैंसिल ही कर दो। वो शेयर किसी को देना ही नहीं, परमानेंटली कैंसिल हो। ये सब 2 पॉसिबिलिटीज कंपनी के पास रहता है, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि हमने वो लोग को रिमाइंडर भेजा, वार्निंग भेजा कि अगर अभी भी पे नहीं किया तो शेयर फॉरफिट करेंगे, तो वो डर के मारे उन्होंने पैसा दे दिया। अगर पैसा आ गया तो शेयर फुल्ली पेड है। तो जब अपन ये जो कैश है ये जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो 2 लाख शेयर है वो लोग को भी कैश मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ने अपना कॉल का पैसा दे दिया, अभी वो शेयर फुल्ली पेड है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये लोग ने बोला कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं, आपको जो करना है कर दो, तो वो केस में हम लोग ये 2 लाख शेयर को फॉरफिट कर देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू लिक्विडेशन अप्रोच फॉलो करता है। जब एक कंपनी बंद हो रहा है तो उसको री इश्यू क्यों करें, बराबर। अगर री इश्यू करना ही नहीं है तो वो शेयर परमानेंटली कैंसिल हो गया है, वो लोग को कुछ पैसा देना ही नहीं, अभी वो लोग से लेना था वो लोग ने दिया नहीं, तो वो शेयर फॉरफिट हो गया है। तो ये केस में 7 लाख में से 2 लाख शेयर चले गए, अभी 5 लाख शेयर ही बाकी रहे जो लोग को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं। अब कौन सा पॉसिबिलिटी अपन फॉलो करेंगे उसके ऊपर उसका शेयर का वैल्यू डिपेंड, ठीक है। तो अपन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही रखेंगे कि वो शेयर होल्डर पैसा देगा, उसको भी अपना पैसा मिलेगा, ठीक है। फॉरफिट वाला पॉइंट अपन कवर नहीं करेंगे। फॉरफिट वो कंपनी का डिसीजन है, जब तक वो सम हम लोग को इन्फॉर्म नहीं करेगा अपन वो एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि कॉल्स इन एड्रेस भी रिसीव हो, ठीक है। तो ये अनकॉल्ड है और कॉल्स इन एरियर्स वो 2 लाख शेयर पे 2 रुपया 4 लाख वो भी अपने को कलेक्ट हो जाए, यानी कि टोटल 12 लाख कलेक्ट होगा। तो अपने को मिलेगा टोटल एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसको अपने को डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर अभी फुल्ली पेड हो गया है क्या, अभी फुल्ली पेड हो गया। नोशनल कॉल से जो रिसीव हो रही है हमने एज्यूम कर लिया, तो ये फुल्ली पेड हो गया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। फेस वैल्यू से नहीं करना नहीं, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विवेलेंट या तो तुम लोग 10 को 5 पे कन्वर्ट करोगे या 5 को 10 पे कन्वर्ट करोगे, तो कोई भी एक मेथड अपने को यूज करना है, जैसे हमने वो पहले वाले सब में 2 सब में हमने यूज किया था वैसे। तो यहाँ पे 5 को 10 पे कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही पेंडिंग रखो, आगे का पार्ट वैल्यू निकालना है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10 रुपीज अपन एज्यूम कर, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10, 4 lakh इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर 4 lakh का 4 lakh ही रहेगा, फेस वैल्यू 10 है, अपन 10 को 10 में ही रख रहे, तो नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो। 7 lakh इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 5 है, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 7 lakh इंटू 5/10 3.5 lakhs हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7.5। ओके चल, अभी नहीं लोअर भी पकड़ सकते, अगर 5 रुपया गिना ना तो ये 4 लाख का 8 लाख हो जाएगा, और ये 7 लाख के लिए, तो 8 + 7 15 लाख हो जाएगा, डबल। अपने ऊपर है ना, अपने ऊपर है, जो भी इजी लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा, वो एग्जाम में फॉर्म आंसर सेम ही है। सेम ही आएगा। तो इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 750,000, वो 19.96 IV for face value equal to 10 fully paid, कितना आ रहा है? 19.96 19.97। Final intrinsic value for 4 lakh equity share, rupees 10 face value, rupees 8 paid। अगर 19.97 ये 10 रुपए का फुल्ली पेड के लिए, तो ये शेयर 10 रुपए का है, तो इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन ये फुल्ली पेड नहीं है, 2 रुपए का कॉल बाकी है, तो 2 रुपया कॉल का माइनस कर दो, तो 17.97 ये आएगा वैल्यू, बराबर। समझा ना? वैसे ही सेम है, ये जो 7 लाख शेयर 5 का है, जो शेयर फुल्ली पेड है, फॉर 5 lakh equity share of ₹5 fully paid, 7 लाख में से 2 लाख का ऑक्सीजन से, यानी कि बाकी का 5 लाख पूरा पेड है, तो वो 5 लाख शेयर का वैल्यू कितना, ठीक है। तो अगर 10 रुपए का शेयर रहेगा तो 19 रुपीज, तो 5 रुपए का शेयर रहेगा तो हाफ, तो 19.97 into 5/10, 9.98
985 हाँ, 99 यानी कि 10 रुपीज दे दिया तो भी चलेगा। फॉर 2 lakh equity share of ₹5, ₹2 calls in arrears. तो 19.97 ये 10 के लिए है, तो 5 के लिए आएगा 9.99। लेकिन ये 9.99 अगर शेयर फुल्ली पेड है, ये लोग का 2 रुपए का कॉल बाकी है और हमने एज्यूम ये किया कि ये 2 रुपए का कॉल पे कर, तो उससे 2 रुपए लेना है, तो 7.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 रुपीज। समझा? $19.9 ₹10 तो ₹5 का है ये, तो ₹5 के लिए हाफ 9.99। अब ये अगर फुली पेड रहेगा तो ये लोग का 2 रुपए का कॉल से नहीं, तो 2 रुपया माइनस कर देंगे, वो लोग का लेना बाकी है, तो माइनस किया तो 7.99 इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। तो आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि अगर वो कॉल्स जो था कर रहे थे वो कोविड हो गया था, उसका क्या होता इफेक्ट? अगर वो फॉरफिट हो जाता तो फिर मुश्किल कॉल में 4 लाख रुपए ऐड नहीं करते, ठीक है, तो सिर्फ 8 लाख रुपए ऐड होता है। पॉइंट नंबर 1, अपने को टोटल लेने मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, तो इक्विवेलेंट शेयर में 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा। मैंने यहाँ पे 7 लाख को कन्वर्ट किया 3.5 लाख में, तो भी 7 लाख को कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि 2 लाख शेयर को तो पैसा देना ही नहीं है, ठीक है, तो 5 लाख का 2.5 लाख, तो टोटल हो जाएगा 4 + 2.5 6.5 लाख हो जाएगा। तो मैं 6.5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आईवी मिलेगा, और मैं सिर्फ 2 का ही वैल्यू निकालूंगा, ये वाले का वैल्यू आएगा ही नहीं क्योंकि वो शेयर फॉरफिट हो गया, तो सिर्फ ये 2 लोगों का मुझे आंसर निकालना, वो शेयर है ही नहीं, सब इनके दोनों को पूरा वर्किंग करना है, समझ में? ये अपना पहला मेथड हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यील्ड वैल्यू और फेयर वैल्यू दो बात। गुडविल नहीं था ये सोच के बहुत खुशी मिली कि चलो सम छोटा हो गया, बाकी का काम बढ़ा दिया। यील्ड वैल्यू यील्ड वैल्यू के लिए हम लोग को एफएनपी दिया हुआ, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? बिफोर कितना? 2559। हाँ, टैक्स माइनस कर दो क्योंकि बाकी का तो सब एडजस्टमेंट हो गया है। कितना पूछ रहे हैं? 7,67,700 7,67,700 तो मिलेगा एफएनपी आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट कितना था? 30%. 17,91,020. इसमें से अपन माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर सब में दिया है क्या? 9% वो माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना अमाउंट आएगा? $10 लाख, उसका 9% 90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह कुछ बोला है?
तो हम लोग को मिल जाएगा FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 70 lakh 1,300. This would डिवाइडेड बाय हम लोग को पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपन FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या तो पेड अप वैल्यू जितना कंपनी को मिला है तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 32 लाख प्लस 31 लाख ठीक है 32 lakh plus 31 lakh 63 lakhs ठीक है अभी फर्स्ट एक्चुअल यील्ड इक्वल टू FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100 तो 17 lakh 1,300 divided by 63 lakhs into 100. 27. 27. Expected yield. Expected yield दिया हुआ है कितना? 9%. 9. Value per share. Actual yield divided by expected yield into paid up value per share. Actual yield 27. Expected 9. Paid up value per share. अब इसमें फेस वैल्यू 10 ₹8 पे उसका अलग रहेगा ठीक है क्योंकि सभी का पेड अप वैल्यू अलग अलग तो ये जो 4 लाख शेयर है जिसका 10 फेस वैल्यू है 8 पेड तो पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 ले कितना आएगा 24. दूसरा जो 5 लाख शेयर 5 रुपया फेस वैल्यू फुल्ली पेड ठीक है तो 5 लाख इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 5 फुल्ली पेड उसका वैल्यू आएगा 27/9 इंटू ₹5 तीसरा 2 लाख इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 5 falls in arrears 2 तो 27/9 into 3 3 कैसे समझ में आ रहा है ना पेड अप वैल्यू तो 5 में से 2 पे दी क्या 3 पे की ये वो अपना सेकंड मेथड एक और मेथड बाकी है फेयर वैल्यू उसमें एवरेज लेंगे
सबसे पहले 4 लाख इक्विटी शेयर ₹8 पे, उसका आईवी आएगा 17.97, या फिर ऐसे टेबल नहीं बना रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्म 17.97 प्लस उसका यील्ड वैल्यू आया 24/2, 20.99, 21 million. Second, 5 lakh equity share of ₹5, fully paid. ये आ रहा है 9.99, ये आ रहा है 15, 12.5 आएगा कुछ, ठीक है. थर्ड, 5 lakh equity share of ₹5, 2 lakh equity share of ₹5, calls in arrears ₹2, 7.99 यानी कि 8 plus 9 divided by 2, 8.5.